ओके, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा 8th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसके पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको किस तरह से कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ जो वीडियोस है, जैसे कि अभी ये चैप्टर नंबर 1 है हम लोगों का, चैप्टर नंबर 1 है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती है कि हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करें। ठीक है, 2 पार्ट में वीडियोस बनेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी आप जब समझ रहे हो तो उसके मीनिंग को भी समझो और चीज़ों को कहानी के तौर में समझो, है ना। कहानी के जैसे हम लोग कहानी आपको बताते चलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है इतिहास को समझने में कहानियों की मदद लेना। तो उन सब चीज़ों से हम लोग इस वीडियो को लिंक करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो जैसे ही आप लोगों को चैप्टर में ही दिख रहा है कि कैसे, कब और कहाँ के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये हमेशा सोचते हो कि जब इतिहास लिखा जाता था तो उसमें तारीखों का कितना इम्पोर्टेंस था, है ना। आपको कभी कभी ये भी लगता होगा कि जो तारीखें आज आप लोग पढ़ते हो, ये हो सकता है कि कुछ तारीखें गलत भी हो, कुछ सही भी हो। इसका अनुमान लगाया जाता है और उन अनुमान के तौर पर अभी तो ठीक है ना। आप लोग लगभग अगर 1800 के बाद का इतिहास अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ठीक है, सही ईयर्स यहाँ पर प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले सोचो आप लोग, ये सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो वहीं से ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से महत्वपूर्ण है तारीख, किस तरीके से महत्वपूर्ण है आपके, है ना, साल किस तरह से महत्वपूर्ण है। पूरी चीज़ों का आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। अब आप इतिहासकारों को पढ़ोगे, महान इतिहासकारों को जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि तारीखों में उलझना एक बहुत आम बात है। आप भी कई बार तारीखों में उलझ जाते हो, वैसे ही इतिहासकार भी तारीखों में उलझे ही रहते हैं, खोए हुए ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कब किसकी ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों में गर्मा गर्म बहसें चलते रहती है। या आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि जो बहसें हैं वो इसमें चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद इन आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है ना। आप लोग सोचते हो, हमेशा सुनते हो कि यार इतिहास मतलब कौन तारीखें याद करेंगे, ये सब चीज़ें आप लोग क्या करते हो, हमेशा सोचते हुए रहते हो। ठीक है, उसके बाद बस तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है। अब आपको ये बताना है कि क्या केवल तारीखों से ही हम इतिहास की जो धारणा है उसको सही साबित कर सकते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि केवल इस चीज़ में हम लोग, आपको क्या लगता है, इस चीज़ में ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतिहास केवल तारीखों का ही दौर है या तारीखों में ही उलझे रहते हैं। ये किस तरह तक आपको लगती है, आपको ये बताना है। ठीक है, कि सच में कि सिर्फ तारीखों के अलावा भी इतिहास में कुछ है। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में जिस तरह की जिस तरह की चीज़ें थी उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हमें पहले और बाद की बात करने लगते हैं। आपने सुना होगा लगातार, आज भी अगर आप लोग जी रहे हो, है ना, 1 घंटे बाद ये हो जाएगा कि ये जा चुका है। वैसे ही अगर आप आज जी रहे हो तो कल जो आपका क्या हो गया, ये आपका एक इतिहास हो गया, है ना, ये जा चुका है, इसको आप वापस नहीं ला सकते। ठीक है, उसके बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वे हमेशा से ही ऐसा हो रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे आप चाय घूंट भरते हुए जब देखते हो तो आप हैरान हो सकते हो कि जो वो चाय पी रहा है, ठीक है, उसका जो चलन है या चाय कब बनी होंगी या लोगों ने चाय सबसे पहले कब पीना शुरू किया होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके मन में आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कभी रेलगाड़ी से सफ़र करते हो तो आपने ये सोचा होगा कि जब आप रेलगाड़ी से सफ़र करते हो तो आपने सोचा होगा कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी।
है ना, पटरियाँ कब बिछाई गई होंगी। तो ऐसे मन में जब आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब आप इतिहास पढ़ने के लिए सही छात्र हो। ऐसे क्वेश्चन आना जरूरी है कि ये कब, ये कैसे, ये क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई होंगी, ऐसी क्या चीज़ें वहाँ पर चाहिए होंगी उस समय में, जो इन सब चीज़ों की खोज करने की ज़रूरत पड़ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चलते हैं थोड़ा आगे। हाँ, ठीक है, उसके बाद रेलगाड़ी से आप लोगों ने दूर दूर यात्रा कर पाते थे, किस तरह से, है ना, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आता है। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि उस ज़माने में अखबार, कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, तो उस समय में लोग को जानकारी कैसे मिलती थी, पता कैसे चलता था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, आपको लगती है ना कहीं कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, इतिहास की तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं, और इन तारीखों में उलझने के अलावा इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं, और आपकी जो उत्सुकता है चीज़ों को सोचने की, समझने की, वो आपको यहाँ पर बहुत ख़ास तौर से मिल जाती है। जैसे आप सोचते हो कि रेलगाड़ी का खोज कैसे हुई थी, रेलगाड़ी की एक जगह से दूसरी जगह रेलगाड़ी कब चली थी, है ना। तो ये सब जब आपके मन में आने लगता है तो आप इतिहास पढ़ने लगते हो, है ना, आप जानने लगते हो, आप खंगोलने लगते हो चीज़ों को कि क्या सच में इस तरह से हुआ होगा या इस तरह से कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक चित्र है, इसको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार उपनिवेश का बोध कराता है। आगे हम लोग उपनिवेश के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आप जस्ट इस इमेज को एक बार देख लो। इस इमेज के ऊपर हम लोग डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ठीक है, जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1882 रॉबर्ट लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेलवे का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र गण ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुई चीज़ें कि हम लोग तारीखों में किस तरह से घूमते रहते हैं और इनमें ही हम लोग डूबे रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ गया। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। आप नहीं बता सकते हो कि चाय सबसे पहले पीना कहाँ शुरू किया गया। हो सकता है कि यूरोप में चाय पहले से पी रहे होंगे लोग, भारत में, ठीक है, भारत में आप लोग अभी पी रहे हो, या फिर आप लोग एशिया में, अगर हो सकता है कि यूरोप में पहले। तो इस चीज़ों की जो ऐसी चीज़ें होती है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा, इसको हम लोग फुली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है यूरोप में कोई और समय, हो सकता है एशिया में कोई और समय में, है ना। तो अलग अलग चीज़ें है ये। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव है, यह बताना भी संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, है ना। आप लोग लगातार सुनते होंगे कि हम लोग 18वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ रहे हैं। कभी आपने ये सुना है क्या कि आप लोग 1857 की 8 जनवरी का इतिहास आज पढ़ रहे हैं? इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें होती हैं ना। राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक चला, तो हम मान लेते हैं कि इस समय से या इस कार्यकाल से इस कार्यकाल तक ये सब चीज़ें चली। ठीक है, उसके बाद एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जो खास बदलाव देना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इस जुड़ाव की एक वजह यह है कि समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। बड़ी बड़ी घटनाएं अगर हो रही है तो उसको इतिहास मान लिया जाता था,
है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें घटित हो रही है, कोई देश आज़ाद हो रहा है, उसको इतिहास मान लिया जाता था। उसके बाद यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको आज भी देखने को मिलेंगी। और उस समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये मेहनत की है या उस समय लिखे, उसकी देन है कि आज हम लोग बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, इतिहास को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि पिछले 2 साल का इतिहास की किताबों में आपने देखा है, जब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और किस विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदला। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगातार आप देखोगे कि इतिहासकार इस पे मेहनत करते रहते हैं। और आप लोगों के लिए इतिहास पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप एक इतिहासकार को समझेंगे, उसकी जीवनी पढ़ोगे, तो सबको समझ में आएगा कि कितना कॉन्फ्लिक्ट है इतिहासकारों के बीच में। जैसे आपको लगता है कि तारीखों में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे इन लोगों को भी लगता है कि इसमें सच में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों किसी को भी हम दावे नहीं कर सकते कि ये समय यहीं पर हुआ होगा, क्योंकि एक इतिहासकार बैठा है, उसके बाद अगर कोई इतिहासकार ने एक चीज़ लिख दिया तो 10 इतिहासकार खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, प्रूफ करो। तो ये कोई आसान बात नहीं है। तिथियों का लिखना, समझना, लिख देना बहुत आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इतिहासकारों को मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद कौन सी तारीख है, कुछ तारीख को महत्वपूर्ण मानने का पैमाने क्या होता है। जब हम तारीखों चुनते हैं, जिन तारीखों में इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं और महत्वपूर्ण चलने लगते हैं। अगर अध्याय का विषय बदल दिया जाए, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। अब इसको किस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। आज ठीक है, आज आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो 2013 में बनती है और अभी 2024 में भी लगभग लोगों को लग रहा है कि हाँ, एक बार मोदी सरकार फिर से बन जाएगी। तो ये जो इतिहास है ये तो ठीक है, इसके बाजू में ही कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस इतिहास को हम भूल जाएं। वैसे ही एक इतिहास अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई लिखा जा रहा है, तो इस इतिहास की वैल्यू तब तक रहेंगी जब इससे के अल्टरनेट उस समय में कोई बड़ी घटना ना घटित हुई हो। अगर इसके समय में कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है, तो ये इतिहास कुछ समय बाद इतिहास नहीं रहेगा। इसके ऊपर लोग महत्वपूर्ण इसको नहीं देंगे, इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, वैसे ही इतिहासकार भी कोई अगर इवेंट है जिसके ऊपर खासा ध्यान नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना वो बंद कर देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तारीखें उस समय बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, उनमें गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग के शासन में शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे कि हॉस्टिंग वेलेजली के ऊपर हम बात करेंगे, बेंटिक डेलहौजी, कर्निंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ऐसे बहुत सारों के बारे में हम बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को कभी न खत्म होने वाले सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते, है ना। हो सकता है कोई इतिहासकार कुछ चीज़ों को लिख रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि वो इतिहासकार की वैसी सोच हो, उसकी मेंटेलिटी हो सकता है कोई और दूसरे इतिहासकार आए तो उस चीज़ को अलग ढंग से लिखे, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है।
क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों का अध्ययन में बांट देते हैं। ठीक है, हम लोग कई बार होता है कि कई चीज़ों को हम लोग बांट देते हैं, है ना। उसके बाद ऐसा इतिहास किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। ठीक है, उसका मकसद कहानी या तरह समझना होता है। ठीक है, कि उसे आसानी से समझा जा सके और जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, उसमें वो जानने के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाए, है ना, और हमारे लिए तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर ऐसे इवेंट को हम लोग उसके इर्द गिर्द अगर हम लोग घूमते रहेंगे तो हमारे लिए वो क्या हो जाएंगी, चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियों में उनकी गौरव धाराएँ और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभरा जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। अब हम देखेंगे कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। ठीक है ना। आपने सोचा होगा कि अवधियाँ तैयार कैसे होती है। 1871 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांट दिया। ठीक है, 3 कालखंडों में क्या किया, बांट दिया। कौन थे 3? अब आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोगों किताब के ऊपर नहीं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अवधियाँ किस तरह से तय होती है। कालखंडों के इस निर्णय को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके की समस्या दिखाई देती है? आपको लगता है कि इसका कोई अल्टरनेट भी हो सकता था? हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश को बांटकर कोई और चीज़ में ही बांटा जा सकता था, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हमारी, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका अल्टरनेट भी कुछ हो सकता था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, है ना। इसकी एक वजह यह भी है कि हम एक दौरों की खासियत, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिशें करते हैं, इसलिए ऐसे सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं, ये सब अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। हमेशा से ही लगता है ऐसे इतिहासकारों को। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। यहाँ चोरों और केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों को ही बोलबाला था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा से क्या लगती है अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों के जो इतिहासकार हैं उनको लगती है कि पिछड़ा हुआ था, लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान ही करते थे। और आप भी इतिहास पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोप शिष्टाचार, कला, संस्थाएं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। जैसे इन लोगों को लगता था हमेशा से कि ये भारत को लूटने या भारत पे शासन करने नहीं आए हैं। इनको ऐसा लगता था कि ये भारत में अगर आके हर जगह पर ये राज्यों पे या पूरे जगहों पर, ये कालखंडों पर अगर ये राज कर लेंगे तो भारत की स्थिति सुधर जाएंगी। तो उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो ये अवधारणा कहाँ तक सच है इतिहासकारों को तो नहीं लगती, और आप जब पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो चीज़ें उन्होंने किए उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हमारी स्थिति को सुधारने आए थे। अगर हमारी स्थिति को ये लोग सुधारने आते तो ये हमारे देश को कभी भी लूट कर नहीं जाते, इनको भगाना नहीं पड़ता अगर इनकी ये जो चीज़ें हैं वो सच होती तो। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन ने पहले सारा अंधकार का दौरा था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है ना। बताइए, आप लोग सोचिए इस बारे में। सोचोगे तो आगे समझने में आपको महत्वपूर्ण और आगे समझने में आपको चीज़ें आसान होंगी। क्या इतिहास के इसी दौरों में हिंदू या मुसलमान का दौरा कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? ये भी एक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद करना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं लगातार। ठीक है, किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत है ना। ये भी है। अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों की जीवन और तौर तरीकों कोई महत्व ही नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत को में सारे शासकों का एक
का एक धर्म नहीं होता था, है ना। बहुत सारे शासक आए, अलग अलग धर्मों के शासन थे हम लोग, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक, ठीक है। हम लोग जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, है ना, तो जो भारत के इतिहासकार हैं इनको 3 चीज़ों में बांट कर देखते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है आपका आधुनिक भारत, ठीक है, प्राचीन भारत, और कौन सा आपका एक मध्यकालीन भारत, ठीक है। उसके बाद इतिहास के इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल के विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास को युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे सारे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्याय के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारों से ऐसा कल्पना कर सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजी के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौरा था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक उपनिवेशिक कहते हैं। तो उपनिवेश को हम समझेंगे आगे में, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहले आज हमने क्या पढ़ा, जो आज का हमारा लेक्चर था उसमें हमने मुख्य तौर पर देखा कि तिथियां तय कैसे होती है, जो यूरोप के इतिहासकार है उनका मानना क्या था, अंग्रेजों की जो विचारधारा थी वो किस तरह थी, और इन सब विचारधारा को बाहर के इतिहासकार किस तरह से व्यक्त करते हैं और भारतीय इतिहासकार किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो मुख्य तौर पर हमने ये चीज़ों को समझा, और आपने देखा कि जो भारतीय इतिहासकार है, ठीक है, मतलब जो भारत का इतिहास है उसको हम लोग 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं, आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन। तीनों को ही पढ़ेंगे, तीनों को ही समझेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उपनिवेशवाद क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो इस वीडियो में को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे उपनिवेशिक के बाद इसका अर्थ क्या होता है, सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने ये समझा, या आपके मन में थोड़ा सा आया कि किस तरह से तिथियाँ डिसाइड की जाती थी, कितना इम्पोर्टेंस है, कैसे पूरी एक अवधि मान लिया जाता है, पर्टिकुलर एक खंडों में बांटा जाता है। और आपने देखा कि किस तरह से एक इतिहासकार अगर कोई इतिहास लिखता है और उसी के समय कोई बहुत बड़ी घटना चल रही हो, तो जो पुराना इतिहास है वो लगभग धीरे धीरे मिटते जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हो, और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।